नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, आप सभी को कहीं ना कहीं पता होगा कि अभी जो आपको क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है, यह क्लासेस उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मार्च में बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको पता ही है कि जो बिहार स्टेट होने वाला साथियों, यह अब साल में 2 बार होने वाला है। तो आपका मार्च में होगा और सितंबर में भी होगा। ठीक है। साथ में अगर आप कभी और करने वाले हैं, जैसे 24 में नहीं 25 में करने वाले हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है। साथ ही साथ आपको बता दें कि टीजीटी का जो भी आपका सिलेबस है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो है यहाँ पे बारीकी से पढ़ाई जा रही है। और जल्द ही अभी आपको जो है पीजीटी के लिए भी हम क्लासेस लेकर आ रहे हैं। ठीक है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम बता दें कि जो भी विद्यार्थी शिक्षकों के लिए अपना तैयारी कर रहे हैं साथियों, यह आप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, या फिर हम कह ले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर डी ट्रिपल एस बी, अभी अभी हाल ही में वैकेंसी इसका आया है, बहुत अच्छा जो है वैकेंसी है। इस पे भी हम आपको एक दिन बात करेंगे। केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूजीसी नेट जीआरएफ हो गया, या फिर हम कह ले आपको किसी भी राज्य से हैं और आप स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, चाहे आप बिहार की बात कर ले, हम यूपी की बात कर ले, तो सभी जगह के साथियों यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। साथ में ईएमआरएस जो पेपर होने वाला है, इसका भी हम तैयारी करवाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो आपको याद रखना है कि भारत में किसी भी प्रकार का शिक्षकों से संबंधित कोई भी एग्जाम होता है, चाहे आप किसी भी राज्य के विद्यार्थी हो, तो आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़कर रह सकते हैं, जहां पे आपको बहुत ही एक बेहतर ढंग से और विस्तार से साथियों, निःशुल्क और कहा जाए कि मतलब बहुत बेहतर ढंग से जो है आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पीडीएफ भी आपको क्लास खत्म होने के साथ ही आपको मिल जाते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ा और आगे बढ़े, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आज का सेक्शन है। उससे पहले किसी भी प्रकार से अगर विद्यार्थी लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो कि इस चैनल पे नए आए होंगे, तो यहाँ पे आप मेरे बारे में भी जान सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है और क्या कुछ नहीं है, जो भी आप यहाँ पे मेरे बारे में जान सकते हैं। चलिएगा थोड़ा और आगे बढ़े, और अपना जो आज का टॉपिक है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यकीन मानिए साथियों, यह हम अगर बात कर ले बिहार की, बिहार शिक्षक भर्ती की, यूपी शिक्षक भर्ती की, या फिर हम बात कर ले किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती, जहां पे आप टीजीटी के शिक्षक बनने वाले हैं, 9th और 10th के शिक्षक बनने वाले हैं, एक बार आप जरूर सिलेबस को पलट कर देखिएगा। आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अभी तक हम A to Z आपको यहाँ पे टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें आज बात करने वाले हैं राष्ट्रवाद। साथियों, राष्ट्रवाद जो है अपना, यहाँ पे हम पिछले क्लास में हम बात किए थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, तो इसलिए हम तुरंत आपको भारत में भी लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि कल ही परसों आप जो है यूरोप के राष्ट्रवाद को समझे हैं, पढ़े हैं, और मुझे लगा कि अभी जो आप राष्ट्रवाद की भावना को जान पाए हैं, समझ पाए हैं, अगर हम भारत में भी प्रवेश करवा दें तो आपका और भी बेहतर हो जाएगा। इसी प्रकार से साथियों, हम आज जो है भारत में राष्ट्रवाद को लेकर आए हैं। जैसा कि आपने देखा था कल या परसों के क्लास में, जो है यूरोप में अलग अलग राज्य में, अलग अलग देशों में जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है उत्पन्न होने लगती है। इसका प्रारंभ या कह लें हम बीजारोपण जो है यह फ्रांस की क्रांति से होता है साथियों, लेकिन जो है यह सभी के सभी देशों में जो है राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे फैल जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से हम देखेंगे आज भारत के राष्ट्रवाद, कि भारत में जो है पुराने पद्धतियों के आधार पर, या फिर हम कह लें ब्रिटिश अधिकारों के आधार पर जो है यहाँ पे भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। और अलग अलग क्षेत्रों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है यहाँ के लोग, यहाँ की जनता जो है वह कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के आंदोलन, क्रांति करते हैं। ठीक है। तो हो सकता है यह क्लासेस आपको 2 पार्ट में मिले, लेकिन बहुत ही विस्तार से और आराम से समझेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि
राष्ट्रवाद वाले जो पहला अपना वीडियो था वो नहीं देखे होंगे, इसलिए मुझे लगा कि अभी सबसे पहले ये टॉपिक आपको कवर करवाना चाहिए। देखिएगा, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि राष्ट्रवाद के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन हम परसों और कल की क्लास, दोनों क्लास में हम राष्ट्रवाद को बहुत विस्तार ढंग से बताए थे। ठीक है, इस जो किला है, यह किला, इस किले को आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। यह कौन सा किला है? तो बास्तिल का किला है। ठीक है ना। चलिएगा, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवाद क्या है। प्यारे साथी, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे शब्दों पे पकड़ बनाना है आपको, यही सब आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय चेतना का उदय, अभी सब कुछ क्लियर करेंगे, बस ध्यान से सुनते चलिएगा। यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ है। ठीक है ना, जो कि 1919 से लेकर 1947 तक का काल जो है, काल, यह हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। कहाँ पे साथियों? तो भारत में। याद रखना है, भारत जो है, इसको हम जब पढ़ते हैं भारत के आधुनिक इतिहास, तो इसको 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला कालखंड जो है, यह आपको 1905 से लेकर साथियों कब तक? तो 1915 तक। ठीक है, 1915 तक, इसको हम उदारवादी काल कहते हैं, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1915 से जो है आपका 1917-18 तक जो है, यह आपको क्या है? तो क्रांतिकारी जो है काल कहा जाता है। ठीक है, यह गरम दल का जो है इस समय प्रभुत्व देखने को मिलता है हमें भारत में। और अगर हम आगे बढ़े तो आपको याद रखना है 1919 से लेकर 1947 के जो काल है, अर्थात भारत की आजादी तक जो है काल, इसको हम क्या कहते हैं? तो गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आगे और बात करें, हम बहुत डिटेल में आज बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस युग में महात्मा गांधी का जो है उदय होता है। महात्मा गांधी जो है, आपको बता दें कि वैसे तो अगर महात्मा गांधी की बात करें तो यह आपको 1917 में भारत आते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो इनका प्रभुत्व बढ़ता है भारतीय राष्ट्रीय क्रांति में, या फिर कह लें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है, यह आपको कब देखने को मिलता है? तो 1919 से ही मिलता है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे इतिहासकारों के द्वारा इस प्रकार से विभाजन किए गए हैं। अब चलिएगा, इसके जो है हम क्या बात कर रहे हैं? तो महात्मा गांधी जो है, इनके प्रमुख जो आंदोलन है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रखना है, इनके जो प्रमुख आंदोलन है वह 3 आंदोलन है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किया था, लेकिन जो प्रमुख आंदोलन है जिसमें पूरा आधुनिक इतिहास जो है समा जाता है, एक प्रकार से कहा जाए, वह 3 आंदोलन है। पहला कौन सा? तो असहयोग आंदोलन, जो कि आज हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका अंतिम जो होता है भारत छोड़ो आंदोलन होता है। और इस प्रकार से साथियों क्या होता है? तो अपना भारत का आजादी हो जाता है। चलिए, ये सभी आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यह आंदोलन जो है 1920 से लेकर वर्ष 1942 तक चला था, जिसके फलस्वरूप भारत को क्या मिला? तो स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से आज जो है हम क्या पढ़ेंगे साथियों? तो यह 3 महत्वपूर्ण आंदोलन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। सबसे पहले राष्ट्रवाद का जो है उदय, भारत में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम फ्रांस की क्रांति पढ़े थे, हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े थे, तो वहां तो अलग सिचुएशन था। वहां पे जो जनता थी वह कहीं ना कहीं शासक के खिलाफ असंतुष्ट थी, उसके पुराने प्रथाओं से असंतुष्ट थी, उसके जो है बहुत सारे टैक्सेस लगाए जा रहे थे। क्या भारत में भी ऐसा ही था? नहीं, भारत में जो हम तात्कालिक कारण कह ले, ये थोड़ा सा अलग था। क्या था? बातें करते हैं। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय जो राष्ट्रवाद के जो उदय का कारण था, वहां पे अगर हम बात कर ले तो सबसे पहला कारण है वह क्या था? सामाजिक कारण। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये, अगर हो सके तो आप लोग भी नोट डाउन करते चलेंगे। दूसरा अगर हम कारण की बात कर ले तो यह आपको प्रजापाती क्या है? प्रजातीय भेद है। ठीक है ना, क्या था? तो आप देखते होंगे ना, शुरुआत से ही आप देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है, यह 4 प्रकार के बट गए थे अपने भारत में, तो यह भी एक मुख्य कारण था। साम्राज्यवादी शासन से असंतोष लोग थे। ठीक है ना, जो साम्राज्यवादी शासन चलाए जा रहे थे, इससे असंतोष थे। आर्थिक कारण भी था। धार्मिक कारण सबसे महत्वपूर्ण है। एक आपका क्या है? तो आपको याद रखना है अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, जो कि 1800 कब होता है? तो 1853 के आसपास से जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद हम अगर बात कर ले तो पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव,
ये जो महत्वपूर्ण कुछ बिंदु को आप देख पा रहे हैं, यही आपको क्या बताता है साथियों, तो भारत में राष्ट्रवाद के भावना को उदय बताता है। चलिए, आज हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, बस आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान से और बहुत विस्तार से सुनते चलिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि यहाँ पे दिखेगा, यातायात का विकास, राजनीतिक कारण और भारतीय साहित्य और समाचार पत्रों का जो है विकास, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान और गांधी युग का आरंभ। इस प्रकार से हम देखते हैं क्या, तो भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय है यही कारण था। तो आप लोग प्लीज कभी भी पूछा जाए कि कोई भी आम बोलचाल की भाषा में भी आपसे पूछ ले, या फिर कभी आप शिक्षक बने और अपने बच्चों को समझाना हो, तो आप इस प्रकार से भी बच्चों को समझा सकते हैं कि भारत की राष्ट्रवाद की जो भावना थी यह अलग कारण था, और फ्रांस की जो राष्ट्रवाद की भावना थी यह अलग कारण था। क्लियर है? चलिएगा, अब हम तो यहाँ पे समझ गए दोनों में डिफरेंसेस, कि दोनों की जो परिस्थिति थी वह अलग अलग थी। अब हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, भारतीय इतिहास को पढ़े और इनके बारे में ना पढ़े तो यह आपको पूरा हो ही नहीं सकता है। चलिए यहां से शुरू करेंगे और प्रारंभ करेंगे हम अपने सेशन को। देखिएगा, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट यह सेशन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सके तो शेयर वगैरह भी करते चलेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए, मोहनदास करमचंद गांधी जो कि इनका पूरा नाम है और इनको प्यार से क्या कहा जाता था, तो महात्मा गांधी की संज्ञा दी गई थी। इनका जन्म तो आप सभी को पता होगा 2 अक्टूबर को हुआ था, और कब, तो 1869 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था साथियों, तो पोरबंदर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता जो थे यह राजकोट सिंहासन के दीवान थे। दीवान का मतलब क्या होता है, तो याद रखना है आपको, जिस प्रकार से अभी हम क्या देखते हैं, एडवोकेट को देखते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से पहले क्या होते थे, दीवान होते थे। क्योंकि आपको पता है कि पोरबंदर जो है गुजरात में पड़ता है, और गुजरात में जो है थोड़ा सा शासक वगैरह ज्यादा हुआ करते थे, इसलिए वहां पे दीवान का भी जो है एक पद होता था। चलिए, 1888 में अगर हम बात कर ले, तो 1888 में साथियों याद रखना है, शिक्षा ग्रहण करने वे इंग्लैंड गए थे। ठीक है, ये सभी बातों को आप लोग जरूर याद रखेंगे, महात्मा गांधी से संबंधित। लंदन में उन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात 1891 में जो है इन्होंने भारत लौटा। कहाँ लौटते हैं, तो 1891 में जो है यह भारत लौटते हैं। ठीक है, बंबई के उच्च न्यायालय में जो है वकालत आरंभ करते हैं, क्योंकि इनको जो है वकालत का डिग्री मिल चुका था, सर्टिफिकेट मिल चुका था। और 1893 में, कब, 1893 की जो घटना है यह आपको याद रखना है, एक मुकदमे में कहाँ गए थे, तो एक मुकदमे के सिलसिले में वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर 1893 के जो घटना है, इस घटना को यह महात्मा गांधी जो है यह अनुभव अगर नहीं कर पाते, तो शायद भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होना, या फिर हम कह लें भारत में भी छुआछूत की भावना उत्पन्न होना मुश्किल था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जब महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, तो एक कहानी है, ऐसा आप लोग को याद रखना है कि जब यह फर्स्ट क्लास वाला जो बोगी होता है ना ट्रेन का आपको पता होगा कि ट्रेन का जो है आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस प्रकार से आज भी होते हैं, एसी, नॉन एसी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट क्लास वाला बोगी था, इसमें ये जो है महात्मा गांधी गलती से चढ़ जाते हैं, क्योंकि वो टिकट लिए होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि यहाँ पे क्या है, तो भेदभाव है। और जब वो चढ़े जाते हैं तो उनसे क्या किया जाता है साथियों, तो उनसे भेदभाव किया जाता है, यहाँ तक कि इनकी बस्ते को और इनको जो है ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। और इसी प्रकार से उसी दिन जो है इन्होंने क्या लिया, तो प्रण लेते हैं कि जो यह जातिवाद का जो भेदभाव है, रंग रूप का जो भेदभाव है, इसको खत्म करके रहेंगे। और साथियों याद रखना है, इसी क्रम में जो है सबसे पहली बार सत्याग्रह जो प्रारंभ करते हैं, यह कहाँ करते हैं, कभी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका जो है, यहीं पे जो है इनका सबसे पहली बार जो है आंदोलन में कह ले, या फिर हम कह ले राजनीति में जो है प्रवेश हो जाता है। ठीक है, ये सारे बात याद रखेंगे। गांधी जी ने नस्ल भेद सरकार के खिलाफ जो संघर्ष आरंभ कर दिया। देखिए अभी हम बताए ना, वहां पे जो है इन्होंने संघर्ष आरंभ कर दिया है। और गांधी जी ने जो है इन्होंने ट्रांसवाल में मजदूरों का जुलूस निकाला था, तथा उनके नेतृत्व भी किया था। ठीक है, गांधी जी के ने सत्याग्रह सहारा लिया, जिसे बाध्य होकर सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में रहे भारतीयों को कई सारी सुविधाएं भी प्रदान करवाई।
ठीक है, तो ये सारे बात आपको याद रखना है, ये सारे बात आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, नोट्स आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कॉपरेट भी कीजिएगा। चलिए, सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह का विचार कैसे उत्पन्न हुआ, सत्याग्रह क्या है, इसके बारे में अगर हम बातें करें तो साथियों इसके बारे में बहुत ज्यादा लंबा अगर हम विस्तार से बातें करने लगे तो यह आपके लिए अभी नहीं है। जब हम लोग जीएस के सेक्शन को कवर करेंगे ना तब वहां पे बातें करेंगे, क्योंकि जीएस के सेक्शन में आपसे हो सकता है डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी आप बीपीएससी का जो लेवल है ये लगातार आप लोग देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो भी मुझे लगेगा समय समय पे वो सारी चीजें हम आपको लेवल के अकॉर्डिंग देते रहेंगे। हाँ, लेकिन जो आपका जो पेपर खुद का पेपर होगा उसमें इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, इसलिए आप लोग उतना टेंशन नहीं लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सत्याग्रह का विचार की बात करें तो सबसे पहले जनवरी वर्ष 1915 में, ठीक है, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको याद रखना है जनवरी वर्ष 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे, ये आपको याद रखना है। गांधी जी का यह मानना था कि अहिंसा का धर्म अपनाने से क्या होगा, तो सभी भारतीय का एक सूत्र में बंध जाएंगे। और इस प्रकार से आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी सदैव हमेशा महात्मा गांधी क्या करते हैं, तो अहिंसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अहिंसा जो मार्ग है वही मार्ग को अपनाते हैं। ठीक है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह सबलों का हथियार है, दुर्बलों का नहीं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी हम आपको बताएं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कह देगा आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट यही लाइन उठाकर पूछ देगा कि सत्याग्रह सबलों का हथियार है, दुबलों का नहीं, यह कथन किसका है। तो प्यारे साथी आपको बताना है यह कथन जो है यह महात्मा गांधी का है। किसका है, महात्मा गांधी का। प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है और परिणाम का भारत के साथ क्या हुआ, तो अंतर बंधन हो गए। प्रथम विश्व युद्ध जो है ये आपको पता होना चाहिए 1914 में हुआ था, क्षमा चाहेंगे 2000 बोल दिए थे, और समाप्त कब हुआ था, तो 18 में, 1918 में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है इतिहास महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जो कि वर्ष 1914 से युद्ध आरंभ होता है, और यह युद्ध जो है एक फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ये जो है कुछ मित्र राष्ट्र थे, और दूसरी तरफ अलग अलग जैसे पोलैंड कह ले हम, आपका जर्मनी कह ले, ये सब थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, उनका सहयोगी जो है यह अमेरिका था। चलिए, इस प्रकार से आप सोच रहे होंगे कि सर जी हम भारत के राष्ट्रवाद को पढ़ रहे हैं तो ये सब क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो है आपको सब कुछ कनेक्ट करेंगे, बस ध्यान से सुनते चलिएगा। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है भारत में एक जो है कानून आता है जिसको हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, या फिर हम कह ले काला कानून के नाम से जानते हैं। यह क्या है काला कानून, यह क्या है रॉलेट एक्ट, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। इस व्यक्ति को ध्यान से आप लोग पहचान लीजिएगा, यही वो व्यक्ति है जिसका नाम था क्या, रॉलेट था। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में होता है, जिसका इसका पूरा नाम क्या है, तो सिडनी रॉलेट है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रॉलेट एक्ट जो है यह किसके नाम से जाना जाता है, इसका पूरा नाम है आपका सिडनी रॉलेट। यह कौन था, तो याद रखना है आपको, ब्रिटिश सरकार का क्या था, तो न्यायाधीश था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ब्रिटिश सरकार का न्यायाधीश था सर सिडनी रॉलेट, जिसी के आधार पर या फिर कह ले इसी के नाम पर जो है रॉलेट एक्ट भारत में लागू किए जाते हैं। कब किए जाते हैं, तो वर्ष 1918 में। वर्ष 1918 में क्या हुआ था ऐसा घटना कि रॉलेट एक्ट आ गया। थोड़ा सा अगर हम बात कर ले तो ध्यान सुनिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। यह कमेटी जो है एक जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी कि भारतीय वर्ष जो है भारतवर्ष की किस प्रकार और किस रॉलेट एक्ट जो है मार्च 1919 में स्वीकृत हुआ, तथा इसकी अवधि जो है 3 वर्ष रखी गई थी। अब कहानी क्या है इसको समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेते हैं तब आपको अच्छे ढंग से क्लियर होगा। देखिएगा, जो लोग पढ़े होंगे इतिहास को, भारतीय इतिहास को, आधुनिक इतिहास को, उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप सभी विद्यार्थी कॉपरेट करते चलिएगा जो पढ़े हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय इतिहास हम जो है संविधान को जब पढ़ते हैं तो यह भारतीय संविधान जो है वर्ष 1973 से जो है भारतीय संविधान का जो विकास है इसका क्रम
होता है। तो वर्ष 1973 से क्या हो जाता है साथियों, तो याद रखना है कि जो कंपनी था ना, आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इस कंपनी के समय समय पे जो है आपको ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा जो है समय समय पे जो है एक नियम कानून लाए जाते थे, जो कि यह कानून कब से प्रारंभ होता है, तो वर्ष 1973 से प्रारंभ होता है। और इसी में बातें कही गई थी क्या, कि वर्ष 1919 तक आते आते जो है आपको याद रखना है वर्ष 1919 के जो अधिनियम थे ना, इस अधिनियम से पूर्व जो है कुछ दिन पहले एक नियम बनाए गए थे, इस आधार पर कि जो हर वर्ष जो है 3 वर्ष पर क्या होगा, तो भारत में एक व्यक्ति जाएंगे, अध्यक्षता करेंगे, और वह किस चीज का आकलन करेंगे, हम मोटा मोटी बता रहे हैं, जब हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे। तो वहां पे आपको याद रखना है कि यह जो व्यक्ति जाएंगे, या फिर हम कह लें यह जो कमेटी जाएंगे, इसका कार्य क्या होगा, तो यह जो नियम बनाए रहा है ना, यह जो नियम बन रहा है, या फिर कह लें हम यह जो अधिनियम बन रहा है, इसका निरीक्षण करेंगे, इसका पता करेंगे ये लोग कि यह जो नियम है, अधिनियम है, इसके आधार पे सही यहाँ पे कार्य चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है सही कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर ये क्या करेंगे, तो फिर यह जाएंगे ब्रिटिश मंत्रिमंडल में अपना पत्र को, अपना स्वीकृति को रख देंगे। ठीक है, इसी क्रम में आपको याद रखना है। और इसी क्रम में जो है आगे चलकर 3 वर्ष के जो है 3 वर्ष के पश्चात 1919 में हम कह ले तो रॉलेट एक्ट कानून आता है, जिसमें भारतीयों ने इस कानून का विरोध किया और इसे काला कानून कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों कहा था गुरुजी, आपके मन में यह भी तो प्रश्न उठ रहा होगा, करेंगे क्लियर, धैर्य बनाए रखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट यह भी लाइन है कि कह देगा, आपसे पूछ देगा, देखिए क्वेश्चन आपको जो है फंसाता है बीपीएससी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि भारतीयों ने किस कानून को, या फिर कह ले आपसे पूछ देगा कि 17वीं शताब्दी में भारतीयों के द्वारा किस कानून को काला कानून की संज्ञा दी गई, तो आपको याद रखना है रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। इस एक्ट के विरोध में यह नारा भी दिया गया है कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं तथा कोई अपील नहीं। अब आपको जो है टीचर हैं आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है, और आप सभी विद्यार्थी हैं और एक प्रकार से आप शिक्षक भी हैं, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे बातों को, यहाँ पे जो भारतीयों के द्वारा कही जा रही बातें हैं इसको समझ में आ रहा होगा आपको क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे नारा जो दिया जा रहा है वह क्या कह रहा है, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं। इसका सीधा सीधी संबंध है, यह ऐसा कानून था जिसमें किसी भी प्रकार से भारतीय व्यक्ति को, ध्यान सुनिएगा, भारतीय व्यक्ति को अगर उसके संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको छुड़ाने के लिए, या फिर हम कह ले वो अपने रक्षा के लिए किसी प्रकार से वकील को नहीं रख सकता था, ना ही अपने सफाई में कोई दलील दे सकता था, ना ही किसी से अपील कर सकता था। ठीक है, इसलिए इस कानून को आपको समझ में आ गया होगा कि इसके रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया साथियों, काला कानून की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब आपको यह जो 3 जो शब्द हैं यहाँ पे, उससे आपको भली भांति पता चल गया होगा। मतलब यह एक ऐसा कानून है जिसके प्रति, या फिर कह जिसके खिलाफ हम किसी प्रकार से कोई भी अपील, दलील, या फिर हम कह ले अपना जो है जो वकील है उसको तक नहीं रख सकते हैं, मतलब कुछ भी। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। 21 मार्च वर्ष 1919 को रॉलेट एक्ट जो है यह कानून बनकर भारत में लागू हो जाता है। तो क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग जरूर याद रखेंगे कब, 21 अप्रैल वर्ष 1919 के समय में। चलिए, रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को आधार बनाया था। 9 अप्रैल रामनवमी के दिन अमृतसर में एक प्रदर्शन हुआ जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो पंजाब के लोकप्रिय नेता, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जो काला कानून है ना, हम आपको बताएं ना, इस काला कानून में जो है वैसे व्यक्ति जो आंदोलन में है, या फिर हम कह ले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में है, या फिर हम कह ले भारत में जो है लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, ब्रिटिश विरोधी हैं, वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसी क्रम में जो है
भारत के दो मुख्य नेता, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला का नाम है डॉक्टर किचलू और दूसरा का नाम है सत्यपाल। ठीक है, ये दो मुख्य नेता हैं, इसको जरूर याद रखेंगे। इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है कहां से साथियों? तो आपको याद रखना है पंजाब से, क्योंकि पंजाब की यह कहीं ना कहीं लोकप्रिय नेताओं में से दो थे। ठीक है, जब ऐसा होता है तो फिर आगे बढ़े। सरकार ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में 10 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया। ठीक है ना? आप सभी को पता होगा कि अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है यह भी हमारा बात है, अपना मौलिक अधिकारों में जो है यह भी बातें कही गई है कि हम शांतिपूर्ण अपने बातों को रख सकते हैं, हम शांतिपूर्ण अपने जुलूस कर सकते हैं, हम शांतिपूर्ण जो है सभाएं रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति जो है शांतिपूर्ण क्या कर रहा है साथियों? जुलूस निकाल रहा था। किसके संरक्षण में? तो यह जो सत्यपाल किचलू है, दोनों व्यक्ति को बचाने के लिए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बात करेंगे। अब देखिएगा, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये आ गया है। तो आप सोचेंगे कि सर जी जालियांवाला बाग कैसे आ गया? अब देखिए, यहाँ पे हम रॉलेट एक्ट जब पढ़ रहे हैं ना, तो इसी से संबंधित है। सत्यपाल किचलू, दोनों जो व्यक्ति हैं सत्यपाल और किचलू, यह जो दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं इस रॉलेट एक्ट के अधीन में। तब जो वहां की जनता थी, अमृतसर की थी, पंजाब की जो जनता थी, वो कहीं ना कहीं गुस्सा जाती है। क्यों गुस्सा जाती है? क्योंकि हम शांतिपूर्ण अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण अपने बातों को रख रहे हैं, फिर भी बिना संदेह के, बिना किसी वारंट के जो है सरकार क्या कर रही है? हमें गिरफ्तार कर रही है। और इस प्रकार से साथियों आप एक याद रखेंगे, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है यह हो जाता है। घटना क्या था थोड़ा सा समझिएगा। 13 अप्रैल का दिन था। ठीक है, 10 अप्रैल को है जो शांति प्रकार से जुलूस निकाले जा रहे हैं, और 13 अप्रैल जो है, जो कि आपको पता होना चाहिए, 13 अप्रैल यहाँ पे क्या था साथियों? तो अमृतसर में बैसाखी जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैसाखी का दिन था, बैसाखी का त्योहार था इस दिन 13 अप्रैल को। और साथियों एक हम कह ले, एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक मैदान कह ले, फील्ड कह ले, जो भी आप समझ पा रहे होंगे, वो था जिसमें बैसाखी के दिन थे और मेला लगे हुए थे। इसी में साथियों एक छोटे से कोने में जो है कुछ क्रांतिकारी व्यक्ति जो थे एक जगह होते हैं, एक इकट्ठे होते हैं। जो कि यह पता किसको चल जाता है? तो यहाँ अमृतसर का जो है एक सेना नायक था जिसका नाम था जनरल डायर। ठीक है ना? कहानी को सुनिएगा, इतना आपको समझ में आ जाएगा। जनरल डायर जो था, ये इसको पता चल जाता है क्या कि जो यह जालियांवाला बाग जो नामक ये मैदान है, इस मैदान में कुछ क्रांतिकारियों जो है यह कुछ खुफिया बातें कर रहे हैं, कुछ सरकार के खिलाफ जो है अपना जो है प्लानिंग कर रहे हैं, यह पता चल जाता है। और आपको पता ही होगा कि जो अभी जो है रॉलेट एक्ट भी लागू था, और सबसे महत्वपूर्ण बात अभी जो है क्या हो गया था? तो यह जो कौन, एक मिनट रुकिएगा, ये जनरल डायर था। हाँ, जनरल डायर जो था, यह जनरल डायर क्या कर दिया? तो पूरे पंजाब में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे पंजाब में जो है यह मार्शल लॉ लागू कर दिया। आर्म्स एक्ट, कौन सा एक्ट? आर्म्स एक्ट। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे बातें हैं। तो आर्म्स एक्ट लागू हो गया। जब आर्म्स एक्ट लागू होते हैं तो होते क्या है साथियों? ऐसे जो एक्ट होते हैं भारत में भी लागू हुआ है। तो ऐसे एक्ट जो है आजादी के बाद भारत में भी लागू हुए हैं। यह जो एक्ट होते हैं ना, ये होते क्या है? तो याद रखना है, यह जो एक्ट होते हैं, यह ऐसी परिस्थिति में जब लागू होती है जब देश में जो है या फिर राज्य में इमरजेंसी जैसा होता है। इस समय संपूर्ण प्रकार से जो है जवानों का या कह ले सेना का जो है अधिकार हो जाता है। यहाँ पे आप घर से तक नहीं निकल सकते, पूरी तरह से कर्फ्यू हो जाता है। ऐसा परिस्थिति बन गया था, बिना किसी को बताए, बिना किसी को नोटिस किए। एटलीस्ट कम से कम बता देना चाहिए था, किसी को भी नहीं बताया गया। और सभी लोग जो है अपना बैसाखी का दिन था, घूम रहे थे, मजे ले रहे थे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से साथियों याद रखना है, जालियांवाला बाग जो ये मैदान है, ये फील्ड में सभी लोग घुस गए। इसका 2 या 3 हम कह ले, मुझे अभी याद नहीं है, शायद दरवाजा था छोटा छोटा। हाँ, नहीं नहीं, एक ही दरवाजा था। हाँ, एक ही दरवाजा था, एक ही दरवाजा था। और इसी दरवाजा से जो है सेना जो है यहाँ पे घुस जाती है, एंट्री ले लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा।
और चारों तरफ से पूरे मैदान को घेर लिया जाता है। इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी लोग भी थे और बहुत सारे जो मेला घूमने आए थे वो भी लोग थे। जिसमें हम अगर बातें कर ले तो आपके बूढ़े थे, जवान थे, महिलाएं थे, सभी प्रकार के बच्चे थे, सभी लोग थे। और इन सभी लोगों पर जो है यह जो जनरल डायर जो व्यक्ति है, यह क्या बिना किसी प्रकार के वारंट, बिना किसी प्रकार से उनको इंफॉर्मेशन, बिना किसी प्रकार से कह ले हम चेतावनी के, उन सभी लोगों पर साथियों गोली चलाया जाता है, ताबड़तोड़ गोली चलाई जाती है। यह बात बहुत अपने आप में और भारतीय इतिहास में साथियों एक दर्दनाक घटना था। अगर हम भारतीय इतिहासों की बात करें तो साथियों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो कि लगभग बताते हैं कि यहाँ पे जो है 10,000 व्यक्तियों की जो है हत्याएं हुई थी। लेकिन हम अगर बात कर ले तो ब्रिटिश पुस्तकों के द्वारा या फिर हम बात कर ले ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो ये लोग कहते हैं कि मात्र आपको 300 जो है यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे लगभग लगभग इनकी हत्याएं हुई थी। तो ये सभी बातों को आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कहानी हम आपको समझा दिए हैं। अब हम बातें करेंगे यहाँ पे जो कि अपना मेन होगा। हम कहानी इसलिए बता दिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि नहीं जानते होंगे। देखिएगा, जनरल डायर ने फौजी शासन लागू कर दिया। यही फौजी शासन है जिसको हम क्या कहते हैं, तो आर्म एक्ट कहते हैं या फिर हम आपका मार्शल लॉ कहते हैं। ठीक है, तो यह आपको पंजाब में आतंक राज्य कायम कर लिया। जनता ने सरकार के विरोध जारी रखा। 13 अप्रैल वर्ष 1919 को शाम के करीब 4 बजे जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। यह जो सभाएं हो रही थी ना, यह सभाएं किसके लिए की जा रही थी, तो यही व्यक्ति जो आपको याद रखना है, किचलू और सत्यपाल, ये जो दो मुख्य नेता थे, इनको कैसे छुड़ाया जाए इसके लिए जो है यह सभाएं चलाई जा रही थी। उसी दिन जो है वार्षिक वैसाखी का त्योहार था। उनके नेता और उनके अनुयायी भी इस भाग में जो है इकट्ठा हुए थे। तभी सेना ने कमांडर जनरल डायर की आज्ञा से इस सर जो सर के सस्ते पर जो है रास्ते पर जो है कब्जा कर बाग के चारों ओर से क्या कर लिया, घेर लिया। ठीक है, ये सभी बातों को आप लोग याद रखेंगे जो कि हम अभी सारा कहानी के माध्यम से आपको समझा ही दिए हैं। थोड़ा और आगे चले, ध्यान दीजिएगा। बिना किसी पूर्व चेतावनी के या फिर भीड़ को धड़कन गोलियां चलाने लगा। ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई भी चेतावनी नहीं दी गई और सभी पे गोलियां चलाई गई। हजारों लोग को जान से यहाँ पे हाथ धोना पड़ा। जिन लोगों ने पेड़ों को चढ़ना जानता था वो लोग पेड़ पे चढ़ गए। कुछ लोग हम बताएं आपको तो हम क्या बताएं, बहुत दर्दनाक घटना है। कभी टाइम मिलेगा तो हम विस्तार से एक जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में ही क्लास लेकर आ जाएंगे, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है, कभी और। ठीक है ना, तो हम उस पर बात करेंगे। तो लगभग जो है हम जालियांवाला बाग पे हम सिर्फ बात करें तो कम से कम 2 घंटे का क्लास आपका होगा, कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे, बस अपने एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से समझते चलेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि साथियों यहाँ पे जो था एक मैदान में कुआं भी हुआ करता था। इस मैदान में एक कुआं था और आपको बता दें कि जान बचाने के लिए जो है इस कुएं में भी जो लोग हैं छलांग लगाने लगे। ताबड़तोड़ जो है यह कुआं में छलांग लगाने लगे। और आपको बता दें कि जो कुएं का पानी है यह पूरी तरह से लाल हो गया था। इतने लोग जो है इसमें छलांग लगा दिए थे। आज भी अगर आप पंजाब जाते हैं या फिर अमृतसर में जाते हैं तो यह जलियांवाला बाग जो मैदान है, यहाँ पे वही परिस्थिति आज भी है। उस सरकार के द्वारा जो है आज भी जलियांवाला बाग को एक पर्यटन स्थल के नाम से बनाया गया है, जहां पे सेम कंडीशन जैसे जैसे गोली चला था, जहां जहां लोग गिर कर मर गए थे, ये सारे चीज आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। बहुतों ने जो है कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी, जो कि हम अभी आपको बताया। कुआं बोले ना, पूरा कुआं लाल हो गया था और कुआं जो है ऊपर तक जो है आपको पूरा सब से भर गया था, पूरा कुआं का मुंह, इतना लोग उस कुएं में कूद गया था। ये भी आपको याद रखना। समझ पा रहे होंगे आप, महसूस कर पा रहे होंगे कि कितना दर्दनाक वह घटना होगा। ठीक है, चलिए अनुमान अनुसार बातें अगर हम करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है लगभग जो है
379 व्यक्ति जो है मारे जाने के जो है यहाँ संभावनाएं बताई गई है। किसके द्वारा? तो ब्रिटिशर्स के द्वारा। यह ब्रिटिशर्स जो है, यह व्यक्ति जो गोरे लोग थे, यह अपना तो सफाई देंगे ही, जाहिर सी बात है, ये अपने आप को ढकेंगे। तो इनके द्वारा जो प्रमाणित किया गया है, जो जांच पड़ताल किया गया था, उसमें बताया गया है कि ज्यादा व्यक्ति नहीं, लगभग 379। क्या 379 का जान का मूल्य नहीं था? इतना कम से कम ब्रिटिश सरकार तो बता देता। लेकिन भारतीय इतिहासकार को पढ़ेंगे तो आपको बता दें साथियों, यहाँ पे लगभग 10,000 लोगों के मारे जाने की बात की जाती है। ठीक है, और 1200 लोग जो है यहाँ घायल हुए थे। साथियों एक बात बता दें आपको, जो घायल होने की यहाँ पे बातें कही गई है, यह सरासर गलत है। क्योंकि यह जो व्यक्ति है जनरल डायर, यह किसी को भी बोले तो आपको, जब तक उसका सांस चल रहा था तब तक उस पर गोलियां बरस रही थी, किसी भी प्रकार से एक बच्चे तक को यह जिंदा नहीं छोड़ा था। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, आप यहाँ पे इस बात को समझ पा रहे होंगे कि यह जो व्यक्ति है 1200 व्यक्ति को कैसे घायल छोड़ देगा भाई। ऐसा यह खूंखार व्यक्ति था, यह जिंदा कैसे छोड़ देगा? मतलब आप समझ पा रहे होंगे कितना ज्यादा था। चलिए, इस हत्याकांड के बाद संपूर्ण पंजाब में क्या हो गया? सोशल, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा, सोशल लॉ जो है इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, मार्शल लॉ जो है लागू कर दिया गया, इसको याद रखना है। चलिए, इस घटना से जो है पूरे भारत को आक्रोशित कर दिया, जगह जगह पर जो है इसका विरोध और हड़ताल होने लगी। रविंद्रनाथ टैगोर सर का जो खिताब था यह लुटा दिया। मतलब बहुत सारे ऐसे भारतीय नेता थे जिनको बहुत अलग अलग उपाधि दी गई थी, इन सभी उपाधि को भी लौटा देते हैं। मतलब हम अगर बात कर ले तो भारतीय इतिहासकार की, भारतीय राजनेताओं की, यहां तक कि हम बात कर ले कि विश्व में अलग अलग देशों के जो लेखक उस समय हुआ करते थे, उन सभी ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, इसका आलोचना किया। ऐसा दर्दनाक घटना था। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी ने केसर ए हिंद की जो उपाधि है, यह किस घटना के बाद जो है त्यागते हैं? तो प्यारे साथी आपको याद रखना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण से। रविंद्रनाथ जो है टैगोर, इन्होंने सर ए खिताब की जो उपाधि है इसको त्याग दिया था। तो यह भी आपको याद रखना है, कब? जालियांवाला बाग हत्याकांड से। सरकार ने इस घटना का जांच के लिए एक हंटर समिति की स्थापना की थी, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे। यह हंटर समिति जो है यही बताता है कि इसमें कितने लोगों का हत्या हुआ था। ये सभी जो है छोटे मोटे बात है, और इस प्रकार से आपको याद रखना है कि सरकार जो है यह अपने आप को फिर से एक बार बचाकर आगे चली जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो है साथियों, यहाँ पे खिलाफत आंदोलन पे हम बात करेंगे। क्या था खिलाफत आंदोलन? इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, और हम कोशिश करेंगे कल जो है आपका भारत में राष्ट्रवाद समाप्त हो जाए। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना है आप सभी को कि देखिए, क्लास चाहे बड़ा हो या फिर छोटा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर क्लास कितने भी पार्ट में आए ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम सब जो पढ़े एक बार पढ़े और विस्तार से पढ़े। ऐसा नहीं हो कि बार बार पढ़ना पड़े, क्योंकि शिक्षक भर्ती तो अब हर साल होगा, और बिहार स्टेट भी अब हर साल होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम बार बार आपको एक ही चीज पढ़ाते रहे और आप पढ़ते रहे, ये अपना उद्देश्य नहीं है। अपना उद्देश्य क्या है साथियों? तो अपना उद्देश्य जो है यह सिर्फ यह है कि एक बार पढ़ ले और जीवन भर याद रहे। लगातार चैनल पर यहाँ पे आपको जो है लेक्चर रखा रहेगा, पढ़ा रहेगा। जब भी आपको वक्त मिले, समय मिले, मन करे, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। बहुत विस्तार से हम यहाँ पे आपको डिटेल में सारे चीज करवाते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो सेशन है वहां पे बातें करेंगे। सब कुछ बात करने वाले हैं, चंपारण आंदोलन क्या था, ये सभी कुछ, सभी नए अवज्ञा आंदोलन, इरविन समझौता क्या था, ये सब कुछ बात करेंगे। मतलब पूरा डिटेल में हम बात कर लेंगे भारत के राष्ट्रवाद के बारे में। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक। कैसा लगा सेशन जरूर आप सबसे रिक्वेस्ट है बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। साथ में अगर अच्छा लगा सेशन तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और साथियों दोस्तों को जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।